हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। आर्टिकल 244 ए ये क्या है, इसे क्यों पढ़ने की ज़रूरत है, क्यों ये न्यूज़ में है, और जो फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल ये इससे रिलेटेड है काफ़ी ज़्यादा। तो हम लोग इस वीडियो में आर्टिकल 244 ए कवर कर लेंगे। अगर आपने फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल नहीं पढ़ा है तो ये भी देख लेंगे, और साथ ही साथ लगे हाथ हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो 12 शेड्यूल्स हैं वो भी देख लेंगे। उस पर मतलब कि एक तरह से एक व्यू ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं आर्टिकल 244 से। इसे पढ़ने की क्यों ज़रूरत है, क्यों। देखिए, क्या है कि रिसेंटली राहुल गांधी ने असम को ये बताया है कि कांग्रेस क्या करेगी। जो भी पोल्स हो रहे हैं तो वो ये कहती है कि कांग्रेस जो है आर्टिकल 244 ए को रोल आउट करेगी, मतलब कि वो वहां पे लगाएगी, ठीक है। तो इसलिए आर्टिकल 244 ए को जानना जरूरी है। क्या है आर्टिकल 244 ए? अभी के लिए आप यह समझ लीजिए कि आर्टिकल 244 ए जो है उसमें जो ऑटोनोमस पावर्स जो होती हैं वो सिक्स शेड्यूल्स जो है उसके जो प्रोविजंस है उससे काफी ज्यादा है, ठीक है। तो क्या होता है कि आर्टिकल 244 ए एक तरह से जो ऑटोनोमस स्टेट असम के अंतर्गत, क्या असम के अंदर एक ऑटोनोमस स्टेट को क्रिएट करने के लिए, उसके क्रिएशन करने के लिए जो कुछ असम के जो सर्टेन मतलब कि कुछ जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके लिए ये अलाउ करता है, ठीक है। क्या करता है कि जो असम है उसके अंतर्गत जो कुछ ट्राइबल एरियाज जो हैं उसको मतलब कि एक ऑटोनोमस स्टेट प्रोवाइड करने के लिए ये काम में लाया जाता है, ठीक है। तो इसे कांग्रेस के द्वारा 1969 में मतलब जब कांग्रेस की सरकार थी तब इसे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया। आर्टिकल 244 ए को कॉन्स्टिट्यूशन में कब इंसर्ट किया गया? आर्टिकल 244 को 1969 में इंसर्ट किया गया, ठीक है। और इसको 22 में यानी कि 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1969 के द्वारा इसे संविधान में इंसर्ट किया गया, ठीक है। तो कुल मिला के आप अभी ये समझिए कि यह जो सिक्स शेड्यूल है उससे इसे काफी ज्यादा मतलब कि कंपेयर करें तो इसमें ज्यादा पावर्स होती हैं, ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री क्या रही है, ठीक है, मतलब कि कैसे इसकी डिमांड राइज हुई है। क्या हुआ था कि 1950 में जो सेपरेट हिल स्टेट, एक मतलब कि एक अलग का हिल स्टेट होना चाहिए, ऐसी लोगों के अंदर, वहां के लोगों के अंदर एक डिमांड मतलब कि एक भावना जागी। वो मतलब कि इसके लिए जितने भी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो भी मतलब कि एक तरह से डिमांड कर रहे थे कि जो कुछ ट्राइबल पॉपुलेशंस है असम के, अनडिवाइडेड असम की, उनके अंतर्गत 1950 के अंतर्गत एक सेपरेट हिल स्टेट की डिमांड राइज हुई, ठीक है। और 1960 में जितनी भी जो मतलब कि ओवरऑल जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो एक तरह से मर्ज हो गई ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत, ठीक है। और फिर धीरे धीरे मतलब कि जब ये जोर शोर मतलब कि बढ़ने लगा तो क्या हुआ कि जो मेघालय, उसे एक स्टेट हुड दे दिया गया 1972 में, उसे एक स्टेट बना दिया गया, ठीक है। और फिर जो कार्बी आंगलोंग के और जो नॉर्थ चार के हिल्स के जो लीडर्स थे वो भी इस मूवमेंट के मतलब कि पार्ट थे। तो वो भी मतलब कि एक तरह से उन्हें ये बताया गया कि आपको ऑप्शन दिया जा रहा, आप या तो असम में रहिए, ठीक है, या तो मेघालय ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो उन्होंने ये भी बताया मतलब कि जो कांग्रेस की गवर्नमेंट उस समय थी तो वो ये कहती है कि अगर आप मतलब कि जो असम में मतलब अगर रहेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा पावर्स दी जाएगी, ऑटोनोमस पावर्स दी जाएगी अंडर आर्टिकल, मतलब कि एक आपके लिए आर्टिकल लाया जाएगा 244 ए, ठीक है। तो ये है आर्टिकल, मतलब कि ओवरऑल मतलब कि आर्टिकल 244 ये है। और तब से लेके इसकी डिमांड मतलब कि इसको इंप्लीमेंट करने के लिए अभी तक उसकी डिमांड बढ़ी रही है, अभी तक मतलब उसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, ठीक है। तो कुल मिला के आप यह समझ गए कि आर्टिकल 244 ए की मतलब कि जो हिस्ट्री रही है वो क्या है। अब ये देखते हैं कि आर्टिकल 244 से क्या कहता है, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 244 ए जो है वो ये कहता है कि एक ऑटोनोमस स्टेट, ऑटोनोमस का मतलब कि
खुद के द्वारा शासन, ठीक, ऑटोनोमस स्टेट, यानी कि मतलब कि जो भी एक्ट्स रहेंगे पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, वो इससे मतलब कि कुछ लागू तो होंगे लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस और कुछ एक्सेप्शंस के साथ लागू होंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो एक तरह से जो लोकल लेजिस्लेचर यहाँ के लिए, और साथ ही या फिर जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, या फिर दोनों इसके अंतर्गत मतलब कि प्रोविजंस के अंतर्गत है, ताकि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसे चलाया जा सके, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो 6 शेड्यूल जो ट्राइबल एरियाज हैं मतलब कि 6 शेड्यूल के, उससे जो अगर कंपेयर करें तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। और साथ ही साथ जो ये भी फायदा होता है कि जो आर्टिकल 244 ए जो है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल होता है अगर कंपेयर करें 6 शेड्यूल से, ठीक है। 6 शेड्यूल में एक तरह से जो ज्यूरिसडिक्शंस होती है लॉ एंड ऑर्डर की, वो होती है, लेकिन इसमें नहीं होती, ठीक। और 6 शेड्यूल लगे हाथ देखते हैं कि 6 शेड्यूल क्या है। 6 शेड्यूल देखिए आपने काफी अच्छे तरीके से सुना होगा। इसमें क्या होता है, जो ट्राइबल एरियाज हैं असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ जो ये जो स्टेट्स हैं, तो इनके जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, जो वहाँ की जो ट्राइबल पॉपुलेशंस है उनके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए इसको लागू किया गया था, ठीक है। इसमें क्या मतलब कि जो 2 आर्टिकल्स हैं जो उसके स्पेशल प्रोविजंस को मतलब कि प्रोवाइड करते हैं, कौन सा, आर्टिकल 244 2 और आर्टिकल 275 1, ठीक, इसके अंतर्गत, ठीक। और असम में अगर बात करें, जो हिल डिस्ट्रिक्ट है दीमा हसाओ की, कौन सी, दीमा हसाओ की जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और साथ ही साथ जो कार्बी एंगलोंग है और वेस्ट कार्बी और जो बोडो टेरिटोरियल रीजन आपने सुना होगा, तो इस प्रोविजंस के अंतर्गत मतलब कि ये जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं असम की, ये इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और यहाँ का जो गवर्नर है मतलब कि जो गवर्नर होता है वो एक तरह से उसके पास पावर होती है कि जो एरियाज हैं उसकी जो मतलब कि उसे बढ़ा भी सकता है, उसे डिक्रीज भी कर सकता है, उसके नाम को भी चेंज कर सकता है, जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं उनके नाम को भी चेंज कर सकता है। और साथ ही साथ जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है यूनियन की, जो मतलब कि वो यहाँ पे जो शेड्यूल एरियाज में मतलब कि जो एक्सटेंड होती है वो 5th शेड्यूल के अंतर्गत होती है। और तो जो 6 शेड्यूल्स होता है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंतर्गत, मतलब जो स्टेट के एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं उसके अंतर्गत मतलब कि बनी रहती है, ठीक। कुल मिला के आप यह समझिए कि 5th शेड्यूल जो है वो किसके रिलेटेड काम करता है, जो शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मतलब कि गवर्नमेंट जिस हिसाब से मतलब कि जो ट्राइब्स हैं जो उनको मतलब कि एक तरह से जो शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स के अंतर्गत 5th शेड्यूल के अंतर्गत लागू कर सकती है, मतलब कि। और इसमें क्या है कि जो 4 स्टेट्स हैं, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो कि 6 शेड्यूल के अंतर्गत हैं, वो इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। 5th शेड्यूल में क्या होता है कि 5th शेड्यूल में शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स को मतलब कि एक तरह से दिखाया जा सकता है, स्पेसिफाई किया जा सकता है। और जो जो होल मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी है, जो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, वो इसमें एक तरह से शेड्यूल एरियाज में उस हिसाब से काम नहीं कर पाएगी। जो भी एक्ट्स हैं, जो भी मतलब कि जो प्रोविजंस हैं पार्लियामेंट के, जो भी एक्ट्स होते हैं वो यहाँ पे लागू नहीं होते हैं, ठीक है। कुल मिला के इस समय जो 10 स्टेट्स हैं ऐसे जहाँ पे मतलब कि जो शेड्यूल एरिया हैं 5th शेड्यूल के अंतर्गत, वो कौन कौन से, वो आंध्र प्रदेश है, वो छत्तीसगढ़ है, वो गुजरात है, वो हिमाचल प्रदेश है, वो झारखंड है, वो मध्य प्रदेश है, वो महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, राजस्थान है, तेलंगाना है, ठीक है। और जो कुछ ट्राइबल हैबिटेशन है वो अभी 5th शेड्यूल में नहीं लाए गए हैं, जैसे कि मतलब कि बहुत सारे हैं जहाँ पे मतलब कि केरला अगर कह दें वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ट्राइबल हैबिटेशन है, वो भी 5th शेड्यूल के अंतर्गत नहीं लाए हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, ठीक है। तो क्या है कुल मिला के जो पार्लियामेंट के एक्ट हैं, पार्लियामेंट मतलब कि जो स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी प्रोविजंस हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में या फिर ऑटोनोमस रीजन्स में लागू नहीं होते हैं। अगर लागू होते भी होंगे तो कुछ ना कुछ जो मतलब कि मॉडिफिकेशंस के साथ, मतलब कि उनमें अलग से ही प्रोविजंस डाला जा सकता है, ताकि इन सारी चीज़ों के मतलब कि यहाँ के जो ट्राइबल एरियाज है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनके हित के खिलाफ ना हो, ठीक है। तो ये थी क्या कहते हैं कि आर्टिकल जो 244 ए और आर्टिकल 200
सिक्स शेड्यूल और फिफ्थ शेड्यूल के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि ओवरऑल जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशंस में जो 12 शेड्यूल्स हैं, पहले तो ओरिजिनली 8 थे, फिर धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ 4 और जोड़ दिए गए। तो वो क्या है वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो सबसे पहला फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है कि ये जो स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के जो नेम है और साथ ही साथ जो टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शंस है स्टेट्स के, उसके अंतर्गत मतलब कि इसे इंक्लूड किया जाता है। मतलब कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट्स के नाम, यूटीज के नाम, उनके टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन, ये फर्स्ट शेड्यूल में आती है, ठीक है। सेकेंड शेड्यूल क्या कहता है, सेकेंड शेड्यूल जो है वो अलाउंसेस जो होते हैं, जो प्रिविलेजेस जो होते हैं, इमोल्यूमेंट्स जो हैं, इन सब के रिलेटेड, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट्स, और भी ये सारी जो आपके स्क्रीन के सामने ये सब आप पढ़ सकते हैं, ये सेकेंड शेड्यूल से रिलेट करते हैं, ठीक है। अब थर्ड शेड्यूल क्या है, थर्ड शेड्यूल में जो ओथ होती है, जो अफर्मेशंस होती हैं, इन सब से रिलेटेड ये थर्ड शेड्यूल के अंतर्गत आती है, ठीक। क्या क्या, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट्स, एमपी, सुप्रीम कोर्ट जजेस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, स्टेट मिनिस्टर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन कैंडिडेट्स, स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स, हाई कोर्ट जज, ठीक। देखिए शेड्यूल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चंस आ सकता है और ज्यादातर एमसीक्यूज आते भी हैं शेड्यूल से। मतलब कि अगर सीधे सीधे पूछ लेगा कि एलोकेशंस ऑफ सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा किस शेड्यूल से रिलेटेड है, तो आप अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता देंगे फोर्थ शेड्यूल से। तो क्या है फोर्थ शेड्यूल में, जो भी राज्यसभा से मतलब कि जो स्टेट्स और यूटीज के जो सीट्स हैं उसके एलोकेशन के लिए फोर्थ शेड्यूल रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि इसके अंतर्गत ये प्रोविजंस आते हैं, ठीक। फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, फिफ्थ शेड्यूल जो है वो जो पहले ही बताया था कि शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मतलब कि जो कंट्रोल के लिए इसके अंतर्गत प्रोविजंस हैं, ठीक है। सिक्स शेड्यूल भी आपको बताया था, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो कुछ जो मतलब कि डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ के मतलब कि रिलेटेड इसमें मतलब कि जो उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोविजंस हैं, ठीक। और सेवन शेड्यूल क्या है, सेवन शेड्यूल देखिए ये शेड्यूल क्या करता है, जो मतलब कि राज्य सूची और जो केंद्र सूची और जो कंकरेंट यानी कि समवर्ती सूची, ये इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो मतलब कि ओवरऑल जो एक तरह से जो वर्क है उसके अंतर्गत मतलब डिफाइन किया जाता है कि यूनियन लिस्ट क्या कौन सी है, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट, ये सारी सेवन शेड्यूल में आती है, ठीक। एट शेड्यूल क्या है, ये 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करता है। आपको पता ही होगा कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी हैं, अगर नाम काफ़ी ज़्यादा कर लेंगे तो मतलब कि बहुत ही लंबा हो जाता है। वैसे यही है कि असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नडा, कश्मीरी, कोंकणी और भी बहुत सारी भाषाएं आप गूगल करके देख सकते हैं, ठीक है। नाइन्थ शेड्यूल में क्या है, नाइन्थ शेड्यूल में देखिए ये क्या करता है कि जो लैंड रिफॉर्म्स है उससे रिलेटेड जो मतलब कि रेगुलेशंस, एक्ट्स, ये इसमें आते हैं, और साथ ही साथ जो जमींदारी सिस्टम है उसके एबोलिशन को देखिए। इसको नाइन्थ शेड्यूल को पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1951 के द्वारा इसे ऐड किया गया, ठीक है। और पहले क्या होता था कि पहले ये कहा जाता था कि इस शेड्यूल में कोई भी जो एक्ट होगा, मतलब कि जो भी जो कानून होगा, वो ज्यूडिशियल स्क्रूटनी यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसके रिलेटेड जांच नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन फिर 2007 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बताया कि ऐसा करना गलत है, और जो भी मतलब कि 24 अप्रैल 1973 के बाद में मतलब कि जो भी इसमें जो भी ऐड किया गया होगा, हाँ, तो वो क्या होगा कि जो जुडिशियल रिव्यू के लिए मतलब कि ओपन होगा, मतलब उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है मतलब कि वो एक ऑर्डर दे सकती है कि उसमें जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, ठीक। तो ये नाइन्थ शेड्यूल है। अब 10th शेड्यूल क्या है, ठीक है। 10th शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन, यानी कि जो एमपीस हैं यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं उनके डिसक्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग इसमें प्रोविजंस है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसे देखिए, इसे जो भी मतलब कि जो एमपीस हैं उसे कैसे हटाया जाए, मतलब कि उन्होंने क्या किया हो कि मतलब उन्हें हटाया जाए ताकि जो एक तरह से जो सभा है उसको भंग होने से बचाया जा सके, ठीक है। तो वो इसके अंतर्गत आता है। इसे 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 1985 है, 1985 है, उसके द्वारा इसे ऐड किया गया, ठीक। 11th शेड्यूल क्या है, देखिए 11th शेड्यूल जो है वो पंचायत की जो अथॉरिटीज हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके बारे में बात करता है, ठीक है। इसे क्या किया गया, इसे 73 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का, उसके द्वारा इसे ऐड किया गया। और फिर म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड जो 12th शेड्यूल्स, ठीक है, 12वां शेड्यूल म्यूनिसिपैलिटीज के जो अथॉरिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके रिलेटेड बात करता है, ठीक है। इसे जो 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 74th
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के द्वारा इसे ऐड किया गया। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सो हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।